मेरा आप लोगों का क्लास इंडियन पॉलिटी का रहेगा। आप लोग इंडियन पॉलिटी आप लोग जानते हैं, ये आप लोगों के जीएस में है। जीएस में कई पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। मैं पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, कई सालों से पढ़ाता हूँ। इस संस्था में भी कई सालों से पढ़ाया हूँ। तो मेरा पॉलिटी का क्लास रहेगा आप लोगों का। आप लोगों को सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक चीज़ें जानना है पॉलिटी में, कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आप प्री देंगे, प्री दो उसमें है, दो पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट पेपर में है। फर्स्ट पेपर में कई सेक्शन हैं। इसमें ये पॉलिटी है। पॉलिटी जो सेक्शन है, आपके प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले भी टीचर बताए होंगे आपको, 100 आते हैं। 100 में लगभग 15 to 20 क्वेश्चन किसके रहते हैं? पॉलिटी के रहते हैं। कभी 20, 23, 22, 17, ये है आपको। पेपर कभी इजी आता है, कभी टफ आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेप्थ में भी पढ़ना है, आपको फैक्ट भी रचना है, कई ऐसी चीज़ें हैं। कभी कभी बहुत फैक्चुअल डाल देता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा लगता है एसएससी का पेपर है, और कभी कभी बहुत ही डेप्थ में कर देता है। तो अगर आप गहराई से पढ़ते हैं अपने पेपर्स या बुक्स पढ़ते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है। दूसरी चीज़ मेंस में है। मेंस में आप लोग जानते हैं आपके 4 पेपर हैं, एक ऑप्शनल है, ऐसे है, ये है। ये 4 पेपर में ये कौन सा पेपर है आपका, कोई बताएगा? हाँ, सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर ये कई सेक्शन में बटा हुआ है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, इसमें बटा हुआ है। इसको आपको ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है आपके, ये 200 नंबर के आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। सॉरी, हाँ, 250 नंबर के आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। जो है 250 नंबर में लगभग 180 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, वो लगभग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रहते हैं, सोशल जस्टिस के मिला के, और बाकी आईआर के क्वेश्चन रहते हैं। इस रेशियो में आपको बांट के पढ़ना है। दूसरी चीज़, आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। आपका फाइनल सिलेक्शन कहाँ से होता है? प्री तो क्वालिफाई है, आप कर गए तो ठीक है, नहीं कर गए तो कोई बात नहीं है। जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? मेंस का होता है। फिर आपका जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में लगभग जो 70% क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? पॉलिटी से पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, ये सबसे पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप जा कहाँ रहे हैं। सच में आप इसी भी एरिया में जा रहे हैं, और अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं, अगर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते हैं, तो आप कर ही नहीं पाएंगे आप। और ये बात सच है कि आप यहाँ आज पढ़ेंगे, इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भी पढ़ाया जाएगा। आपको आईपीसी पढ़ाया जाएगा, आपको लॉ पढ़ाया जाएगा, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाएगा, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आपका पेपर ऐसे का आता है, 250 नंबर का वो भी आता है। उसमें एक पॉलिटिक्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऐसे मिल ही जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1000 में ये लगभग, ये जो पोर्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ये 400 साढ़े 400 नंबर कवर कर देता है। आप जब भी न्यूज़पेपर खोलें तो आप देखेंगे मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल की आपको घटनाएं मिलेंगी। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना भी है। अब प्रॉब्लम्स है कि आपको पढ़ना कैसे है। मेन रोल तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इसका एक प्रॉपर वो है, डायरेक्शन है, प्रॉपर सिलेबस भी है इसका, आप लोग जानते हैं।
आपको जो पढ़ना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, परीक्षा ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है। पॉलिटी तो बहुत बड़ी है, हम कई साल पढ़ें तो तब भी नहीं कवर हो पाएगी, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस सेक्शन से अधिक आते हैं, किस सेक्शन से कम आते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, अब पढ़ें क्या हम। आप लोग इसमें अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, कभी आपने पॉलिटी पढ़ा नहीं, पढ़ा है, जिसका मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस रहा है, या आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बैकग्राउंड नहीं है, आपका बीएससी है मान लीजिए, बीकॉम है मान लीजिए, या अदर्स कोई है, तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ना है? 9th, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी लेना है। फिर आपको ये लेना है। फिर दूसरी चीज़, आपको बुक्स कुछ परचेज करना है। आप एक कॉमन बुक सुनते होंगे, लक्ष्मीकांत की। कॉमन भी है, बहुत अच्छी भी है, नो डाउट। इसलिए अच्छी है कि परीक्षा ओरिएंटेड लिखी है। किताबें तो बहुत कुछ हैं, परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। साथ साथ इसमें आप मेंस का क्वेश्चन उठा के देखें, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मेंस में, वो करंट से रिलेट करके आ रहे हैं, जोड़ के आ रहे हैं। बेसिक प्लस करंट। जैसे नागरिकता तो आपके सिलेबस में है, लेकिन अभी जो एनआरसी का इशू रहा हमारे देश में, वो तो सिलेबस में नहीं है। इकोनॉमी पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर तो सिलेबस में है, लेकिन ये जो बिल आया है अभी, जिसमें आंदोलन हो रहा पूरे देश में, वो तो सिलेबस में नहीं था। क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि आपको बेसिक की भी नॉलेज की जरूरत पड़ जाएगी और करंट की भी। हो सक अब आने वाले समय में ये जो एग्रीकल्चर बिल है, गवर्नमेंट ने पास किया है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मीन्स आपका एग्रीकल्चर में जो सिलेबस है, वो एग्रीकल्चर को, उस सिलेबस को छोड़ के कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे? करंट अफेयर्स का कुछ पूछेगा। आपको ध्यान क्या देना है जब आप पढ़ते हैं? तो आपको पढ़ना ऐसे है कि कोई भी चीज़ है, आप एक जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट होता है, वो हमेशा सिलेबस अपने माइंड में रखता है, किताबों में नहीं रखता है, बैग में नहीं रखता है। सिलेबस कहाँ रखना है? अपने माइंड में हमेशा रखना है कि हमारी एग्जाम में आता क्या है। और दूसरी चीज़, एक चीज़, पुराने क्वेश्चंस आपके मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं, 10 साल के तो कम से कम रखना ही है आपको। मेंस में हमारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, हमारे क्वेश्चन प्री में कैसे बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब ये चीज़ें आप कर लेते हैं, तो फिर आपका जो तैयारी है बहुत ही स्मूथली चलती है। मैक्सिमम चीज़ें तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे इलेक्शन रिफॉर्म है, अक्सर आता रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, अक्सर आता रहता है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहे, एनआरसी कितनी बार आया है। अगर आपने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा तो नागरिकता आपकी तैयार हो गई होगी। ये एग्रीकल्चर बिल है, पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, अगर आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मुझे लगता है कि पूरा कंपटीशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पर, एग्रीकल्चर तो सिलेबस में है, एग्रीकल्चर तो आपको जानना है, लेकिन साथ साथ इस पर भी ध्यान देना है। और फिर दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। परीक्षा में 80% संभावना ये है कि आपके एग्रीकल्चर बिल से पूछ ले, और 20% संभावना ये है कि बेसिक चीज़ें पूछ सकता है एग्रीकल्चर की। तो इस तरह आपको तैयारी करना है। अब मुझे आप लोगों को बताना है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है पॉलिटी का। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों ने बनाया? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी प्रियम्बल क्या है? ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आप लोग जानते हैं, ये पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें किसी न किसी का तो रोल होगा,
और कोई ना कोई सोर्स होगा। ये सिस्टम जो चल रहा है किससे डायरेक्ट हो रहा है, कि कहां से मोटिवेट हो रहा है, कहां से रन कर रहा है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, पढ़ना है। आप जानते हैं आज हम एक सिविल सोसाइटी के नागरिक हैं, और सिविल सोसाइटी किससे बंधा हुआ होता है? कानून से बंधा हुआ होता है। किसके उसमें? लीगल एनवायरनमेंट में है। आज हम किस पर है डिपेंड है? एडमिनिस्ट्रेशन पर। हमारे घर में वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं। इसको कौन मैनेज करता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन है? हमारी पब्लिक है। क्योंकि हम कहाँ जी रहे हैं? आज हम वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, कल्याणकारी राष्ट्र। हम किस देश के नागरिक हैं? हम डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं। और ये सबका विवरण किस में मिलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें किसका एक्सप्लेन किया गया है? गवर्नमेंट का, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, पावर गवर्नमेंट की, सिटीजन्स को एक्सप्लेन किया गया है, सिटीजन्स की ड्यूटी एंड राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनका एक्सप्लेन किस में मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे लीडर्स थे, जो हमें ये भारत छोड़ के गए हैं, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है, महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे, पटेल जी थे, अंबेडकर जी थे। उनके कुछ मिशन और कुछ विजन थे, और वो मिशन और विजन हमें कहाँ दिखाई देते हैं? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं, प्रियम्बल में दिखाई देते हैं, संविधान में अपने दिखाई देते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है जो हमारे लीडर्स हैं, उनके मिशन और विजन का, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर एंड ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजन्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट का एक्सप्लेन किसमें किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेन पर्पज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, क्या है उद्देश्य आपके संविधान का, आपके देश का, तो आप क्या कहोगे? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, मैक्सिमम वेलफेयर टू मैक्सिमम पीपल का है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आज हम किस स्टेट में, मैं स्टेट शब्द यूज करूं, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है। स्टेट मीन्स देश होता है, ठीक है। स्टेट मीन्स कोई पार्टिकुलर राज्य नहीं होता है मेरे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड में। तो यहां मैं राज्य यूज करूंगा। तो हमारा कौन सा ये स्टेट है? ये हमारा वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, सोवर्जन स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, रिपब्लिक स्टेट है। और वो सब किस में मिलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। दूसरी चीज, अगर आपसे कहें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन दोनों का डिटेल मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, किसमें मिलता है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कैसे बना है,
हमारा प्रशासनिक और राजनैतिक ढांचा क्या है। आप इस देश के नागरिक भी हो, इस देश के स्टूडेंट भी हो, और आपको हमें दोनों को सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा क्या है स्टेट, हमारे नागरिक क्या हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा एक हायरार्की है हमारे देश की, एक सिस्टम की हायरार्की है, जिसको हम किस में मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टॉप पर हमारा कौन है, अगर हम कहें सेंटर, कौन है, केंद्र टॉप पर है। फिर नीचे कौन है हमारे, राज्य है। फिर कौन है, अगर हम कहें जिला है। फिर अगर हम कहें, कोई बताए क्या है, तहसील है। ठीक है, तहसील इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम कॉमन वो बोलते हैं, हिंदी में उसका तालुका कहते हैं। क्या कहते हैं, तालुका। तो आप यहां पे यही रखेंगे, तहसील। फिर क्या है, ब्लॉक। फिर क्या है, इसे क्या कहते हैं आप, खंड। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का लोएस्ट सेंटर है, लोएस्ट बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्रशासन का निम्नतर स्तर किसे कहेंगे आप, गांव। ठीक है, विलेज किसको कहेंगे आप, गांव को कहेंगे। और ये क्या है हमारा, ये प्रशासनिक और राजनैतिक ढांचा है, हमारा स्ट्रक्चर है। प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इससे हमारा शासन व्यवस्था चलती है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये सिस्टम आखिर ऐसे क्यों डेवलप किया गया है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आप जानते हैं हमारा देश फेडरल है, संघात्मक है, और ब्रिटेन का सिस्टम कैसे है, यूनिटरी है, एकात्मक है। दोनों में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए किसी से, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप ही बताएं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन की है, संघात्मक व्यवस्था हमारी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, पावर ऑफ, ये बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर है, और वहां क्या है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। वहां का सारा सिस्टम कहां से चलता है, सेंटर से चलता है, और हमारा सारा सिस्टम सेंटर से नहीं चलता है। स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सेंटर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आप लोग ने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 लिस्ट, 3 सूचियां हैं। एक है यूनियन, दूसरी है कॉन्करेंट, तीसरी है स्टेट सूची। और ये पावर उन्हीं सूचियों में क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर उन्हीं सूचियों में है या उन्हीं लिस्ट में है। तो आप ये कहेंगे कि इस तरह जो हमारा पावर है, हमारा सिस्टम है, वो बटा हुआ है। ये और ऐसा क्यों है, आप कहेंगे प्रशासनिक सुविधा के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ऐसा किया क्यों गया है, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। आप ये जानते हैं दुनिया में हर चीज का कोई कारण होता है। मैं आया हूं तो भी कोई कारण है, आप आए हैं यहाँ पे तो भी कोई कारण है। ठीक है, बिना कारण के इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, ये मान के चलो आप। तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। आप कहोगे ऐसा प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे देश में देयर आर मैनी विलेजेस, नियर अबाउट 6 लाख, इतने गांव हैं। गांव की अपनी प्रॉब्लम्स है। आप जानते हैं देयर आर मैनी स्टेट्स, स्टेट्स की अपनी प्रॉब्लम्स है।
क्या देश का प्रधानमंत्री हर गांव की समस्याओं का निराकरण कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन प्रधान कर सकता है, क्योंकि वो गांव से जुड़ा हुआ है। स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो कर सकता है, क्योंकि वो स्टेट से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए ये सारी चीजें बांटी गई हैं, डिवीजन किया गया है। तो आप कहोगे, आप कहेंगे, और ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है, तो आप कहोगे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा सिस्टम हमारे देश में डेवलप किया गया है। फिर आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। वैसे तो किसी एक नागरिक से पूछो, आम आदमी से पूछो, सामान्य नागरिक से पूछो, तो ही कहेगा सरकार मोदी जी हैं, ठीक है। यह सरकार खट्टर साहब हैं, लेकिन ये सरकार नहीं है। गवर्नमेंट इज ए नॉट इंडिविजुअल पर्सन। गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। गवर्नमेंट इज ए इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है। और वो कितने में बटी हुई है? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 अंग है सरकार के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। इसी तरह सेंटर में है और इसी तरह स्टेट में है। कोई एक व्यक्ति सरकार नहीं है, कोई एक संस्था सरकार नहीं है, कोई एक जगह सरकार नहीं है। आप दिल्ली को ये नहीं कह सकते हो दिल्ली सरकार है, आप मोदी जी को नहीं कह सकते हो मोदी जी सरकार है, आप खट्टर साहब को नहीं कह सकते हो कि खट्टर साहब सरकार है। सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी है और तीनों के अलग अलग रोल हैं। किसी को एक को नहीं दिया गया है। और वो रोल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये 3 उसमें बटी हुई है। एक तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, दूसरा विधायिका, लेजिस्लेटिव, तीसरा न्याय पालिका, जुडिशरी। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। 3 अंग हैं हमारे सरकार के। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये 3 अंग तो हैं गवर्नमेंट के, एंड जुडिशरी। क्वेश्चन अब ये बनता है कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट तो हैं, लेकिन इनके कुछ रोल भी तो होंगे। आखिर भाई ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये क्या करती है। अगर आपसे कोई पूछे, जानना भी जरूरी है, तभी आप अच्छे से कुछ कर पाओगे। आप लोग जानते हो कि हम देश के नागरिक हैं, ये देश है, कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, लाइन एंड ऑर्डर, वाटर, इलेक्ट्रिक, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब है देश की प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं। जो डायरेक्ट इनको कंट्रोल करता है, प्रोवाइड करता है, उसे आप क्या कहोगे? एग्जीक्यूटिव। अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आप किसको पकड़ोगे? एग्जीक्यूटिव को ही पकड़ोगे। एग्जीक्यूटिव मीन्स आपके खट्टर साहब। ये आपके पानी किसका विषय है? वाटर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और आपके घरों में पानी नहीं आ रहा तो आप किसको पकड़ोगे? स्टेट गवर्नमेंट को। मोदी जी को पकड़ने नहीं चले जाओगे आप, ठीक है। गलत बात होगी वो। हेल्थ की बात आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपके नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट, तो आप किसको पकड़ोगे? दोनों को पकड़ोगे। ये कॉन्करेंट का विषय है, सब्जेक्ट है।
लॉ एंड ऑर्डर का की प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले में चोर उचक्के हो गए हैं ज्यादा, किसको पकड़ोगे आप? लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कानून व्यवस्था किसकी वो है? स्टेट गवर्नमेंट की। आप केजरीवाल को नहीं पकड़ने जाओगे, आप यहीं की सर गवर्नमेंट को करोगे। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सारी चीजें हमें हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, हम इन पर डिपेंड हैं। आप लोग वो करते हैं। हॉस्पिटल को कौन कंट्रोल कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। आपके वाटर, इलेक्ट्रिक, ट्रांसपोर्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रही है। जो हमें आपको सुविधाएं देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, उसे आप क्या कहोगे? एग्जीक्यूटिव कहोगे। और अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्राइमरी जो हमारा राइट्स है वो हम किसको पकड़ेंगे? एग्जीक्यूटिव को पकड़ेंगे। आप जानते हैं आज हमारी और आपकी जो लाइफ है किस पर डिपेंड है? गवर्नमेंट पर। कहा जाता है कि पहले जो व्यक्ति होता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो किसकी तरफ देखता था? भगवान की तरफ देखता था। लेकिन अगर आज कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? गवर्नमेंट की तरफ। हमें मच्छर भी काट ले तो हम सीधे प्रधानमंत्री को कोसते हैं, चीफ मिनिस्टर को कोसते हैं। सड़क में थोड़ा सा भी गड्ढा मिल जाए हम किसको कोसते हैं? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कोसते हैं। बिजली चली जाए 1 घंटा के लिए तो हमारे दिमाग में कौन नाचता है? देश का प्रधानमंत्री और देश का राज्य का मुख्यमंत्री नाचता है। तो आज हमारा आपका जीवन फुली रूप से आप कहो किस पर डिपेंड है? एडमिनिस्ट्रेशन पर। हम इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इसलिए ये बिजली किसकी है? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। जिस सड़क से आए हो किसकी है? गवर्नमेंट। जो पानी आप पी रहे हो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब आज हमारा आपका जीवन किस पर डिपेंड है? गवर्नमेंट पर डिपेंड है। आप सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कौन प्रोवाइड करेगा? यूपीएससी है, एग्जाम कंडक्ट करके आपको सिलेक्शन देगी। ये किसकी पार्ट है? गवर्नमेंट की है। तो आज हमारी आपकी लाइफ किस पर डिपेंड हो गई है? पूर्णतः आप कह सकते हो आज हम भगवान की तरफ बहुत कम देखते हैं। आज हम सीधे किस पर देखते हैं? सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर देखते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि आखिर एग्जीक्यूटिव में सेंटर में है कौन? तो आप कौन क्या कहोगे? आप प्रेसिडेंट। मैं इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी में ना लिखूं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी? ठीक। प्रेसिडेंट है, लेकिन आप जानते हो ये नॉमिनल है। कौन है ये? नॉमिनल है, नाम मात्र के हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, फिर हमारी एक कैबिनेट है, काउंसिल है, फिर और आप जानते हो ये जो है देयर आर 2 पार्ट्स, इसके भी 2 भाग हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव के कितने भाग हैं? 2। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है पॉलिटिकल और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव। आप तैयारी कर रहे हो, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किसके अंग बनोगे? इसमें इसके बनोगे, इसके बनोगे। आपका सिलेक्शन होगा, आपका इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप इलेक्ट होकर नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप वहीं एमपी का चुनाव लड़ोगे तो फिर कहां जाओगे? इसके पार्ट हो जाओगे। और नहीं तो आप किसके पार्ट हो जाओगे?
इसके पार्ट हो जाओगे। और इसमें क्या है, आप जानते हो, एक नाम सुने होंगे सचिवालय, सेक्रेटरियल, आप सुनते होंगे। और ये 3 हैं अगर आप कहोगे, एक है सेंटर, एक है कैबिनेट, और एक है पीएमओ। देयर आर 3 टाइप सेक्रेटरियल, 3 प्रकार के सचिवालय हैं। आगे मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ पहले फ्रेमिंग करना है आज आपको, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स। और मैं सच में बताऊं, आप लोग जानते हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, ये जो पॉलिसी प्लानिंग बनती रहती है और सरकारें हमें बहुत कुछ देती हैं, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप हो, हम किसको वो करते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पे तालियां बजाते हैं या चीफ मिनिस्टर के नाम पर तालियां बजाते हैं। लेकिन सच में हमारे देश का जो प्रशासन चलाता है, वो कौन चलाता है? ये चलाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रशासन चलाने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और एजुकेशन और नॉलेज किसके पास होता है? इनके पास होता है। आपको एमपी का चुनाव लड़ना है, कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। कक्षा 5 पढ़े हैं, हाई स्कूल पास हैं, फेल हैं, कोई मायने नहीं रखता है, आप बन जाओगे। लेकिन आईएएस बन के दिखा दो आप बिना पढ़े। पहले तो आपके लिए डिग्री डिप्लोमा कंपलसरी, फिर तैयारी करते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि आपको जब तक देश का कल्चर, हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब की जानकारी जब तक नहीं हो जाएगी, तब तक आप बन ही नहीं पाओगे। यहां पढ़ के जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद फिर पढ़ाया जाएगा आपको ट्रेनिंग में। आप समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा उसमें ब्रेनफुल होते हैं, कितने नॉलेजफुल होते हैं। आधी जिंदगी कहां गुजर जाती? किताबों के बीच में गुजर जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, आप ये कह सकते हो। मेरे कहने का मतलब कि ये सारी वो होती है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, प्रशासन का मस्तिष्क कहा जाता है इसे। पॉलिसी, प्लानिंग एंड जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कहां से निकलते हैं? योजनाओं, नीतियों, कानून की उपज यहां से होती है। हम लोग, अब ये एग्रीकल्चर बिल बना है तो क्या प्रधानमंत्री साहब बना दिए हैं? आप कहोगे, अगर आपसे पूछा जाए, प्रधानमंत्री साहब तो नहीं बनाए हैं। कौन बनाया होगा? दिन रात कौन मरते हैं? ये लोग मरते हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस ही नहीं होते बल्कि सीनियर मीन्स मैक्सिमम 50 के ऊपर के होते हैं। 50 के ऊपर का व्यक्ति कहते हैं नॉलेज के मामले में क्या होता है? वो मैच्योर होता है, एक नॉलेज होता है, एक एक्सपीरियंस विद नॉलेज होता है। और वो क्या होता है? एक्सपीरियंस विद नॉलेज इन लोगों के पास होता है, तो ये बनाते हैं। तो आप कहोगे कि ये हमारी क्या है? एग्जीक्यूटिव है, जो सारे प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम किसके पास जाते हैं? इन्हीं के पास जाते हैं। फिर हमारी लेजिस्लेटिव है, विधायिका है। विधायिका क्या है अगर आपसे पूछा जाए? आप जानते हैं सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ बनते हैं? विधायिका में बनते हैं। ये एग्रीकल्चर बिल कहाँ पास हुआ है? एनआरसी कहाँ पास हुई है? जो भी कानून बनते हैं देश में, ट्रैफिक रूल्स है,
हमारे क्रिमिनल रूल्स है, हमारे कोई सोशल रूल्स हैं, हमारी कोई प्लानिंग है, हमारी कोई पॉलिसी है, सब कहाँ से पास होके आती है? यहाँ से पास होके आती है। क्योंकि हम किस कंट्री में जी रहे हैं? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। पहले नहीं, पहले जो सिस्टम होता था, राजा के जो मन में आया वो कर दिया। पड़ोसी राज्य में हमला करना है, किसी से नहीं पूछा, रातों रात हमला कर दिया। देश को बाद में पता चला, हमला हो गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अब नहीं हो सकता है। एग्रीकल्चर बिल बना है, इसलिए बना है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, दोनों ने मिलकर उसे स्वीकार किया है, उसे एक्सेप्ट किया है, उसे पास किया है, तब जाके वो बना है। तो और ऐसा क्यों है अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप कहेंगे कि ऐसा डेमोक्रेसी होने के कारण है। आज हमारे देश में किसी इंडिविजुअल पर्सन का शासन नहीं है। आज हमारे देश में किसका शासन है? आज डेमोक्रेसी में शासन किसका होता है? अगर आप कहोगे, देश की जनता का होता है, पब्लिक का होता है। सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? हम और आप हैं। किसने भेजा है इनको? हमने और आपने भेजा है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके भी 3 अंग होते हैं। कौन अंग होते हैं? एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। There are 3 parts of our legislative। 3 अंग होते हैं। इट इज ए अपर हाउस एंड इट इज ए लोअर हाउस। ये कौन है? ये अपर हाउस है एंड ये लोअर हाउस है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है, बड़े सदन में ज्यादा पावर होना चाहिए कि छोटे में? घर में 2 भाई होते हैं, बड़े भाई के ज्यादा पावर होते हैं, छोटे भाई के? बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। उल्टा ये है कि छोटे भाई को ज्यादा पावर मिले हैं। फाइनेंशियल मामले में इसको तो बिल्कुल पावर नहीं मिले हैं। सारे पावर, बजट कहाँ भी आपका पेश हुआ है? यहाँ। और जो मनी बिल का रूप ले लेगा, सिर्फ इसको पावर है 14 दिन डिले कर सकता है, बस हो गया। यस करे तो ठीक है, नो करे तो ठीक है, मीन्स पास। आप समझिए। आप ये कह सकते हो कि अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है, बेटर देन अपर हाउस के। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैंने बताया था कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। काउंसिल ऑफ स्टेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, और ये हाउस ऑफ द पीपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। ये किसकी है? जनता की संस्था है। और ये किसकी संस्था है? राज्यों की संस्था है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन होता है? देश की जनता होती है, देश की पब्लिक होती है। इसलिए ये अधिक पावरफुल है, आप ये कहोगे। फिर आते हैं हम जुडिशरी की तरफ आते हैं, हमारी न्यायपालिका। जुडिशरी का क्या रोल है? आप लोग जानते हैं कि अगर जुडिशरी नहीं होगा, जैसे पहले था, पहले ये था कि एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही संस्था में सारा पावर इन्वेस्ट होता था। राजा ही सब कुछ होता था। राजा ही गद्दी में दोपहर में बैठ जाता था, शासन करता था। फिर शाम के बैठ जाता था, कानून बनाता था। और फिर रात में बैठ जाता था, न्याय करता था। लेकिन अब ऐसा है? अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ही सुबह शासन करें, दोपहर में कानून बनाए और रात में जज बन जाए। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब तीनों संस्थाएं क्या हैं? अलग अलग हैं।
और हमारे देश का जो शासन है, एक तो सेपरेट है, पावर सेपरेट है, तीनों के अलग अलग है। और दूसरी चीज ये है, जुड़े हुए हैं, चेक एंड बैलेंस, अवरोध एंड संतुलन की पॉलिसी एडॉप्ट की गई है। ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों को एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। अगर ये अपने पावर का मिसयूज करे तो कौन कंट्रोल करता है? हमारी लेजिस्लेटिव और हमारी जुडिशरी। अगर ये अपने पावर का मिसयूज करे तो कौन कंट्रोल करती है? हमारी ये और हमारी जुडिशरी। और अगर ये ही उतर जाए पावर को मिसयूज करने पे तो कौन कंट्रोल करेगी? हमारी ये और ये हमारी एग्जीक्यूटिव। इस तरह पूरा सिस्टम को क्या बनाया गया? अब कोई फ्री नहीं है, कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। ऐसा सिस्टम को डेवलप किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। इसलिए अब आज के टाइम में कोई डिक्टेटर नहीं बन सकता है। अगर वो चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे, वो चाहे प्रेसिडेंट साहब चाहें कि हम डिक्टेटरशिप करने लगे, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। और आप लोग देखते भी होंगे कैसे हो जाता है। आप लोग जानते हैं, देखिए, कानून में कुछ और लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा होता है, और हो कुछ और जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर हम कहें थ्योरेटिकल बातें कहें, तो ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज हमारे देश का जो सिस्टम है, अगर हम कहें, प्राइम मिनिस्टर जो होता है देश के पूरे सिस्टम पर हावी रहता है। उसकी पॉलिसी, उसकी प्लानिंग्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमारी गवर्नमेंट, हमारी एग्जीक्यूटिव जो टॉप की है, वो इस बात पर अड़ी है कि हम ये बिल्स को, एग्रीकल्चर को नहीं वापस लेंगे। अड़ी है तो अड़ी है। जुडिशरी कुछ भी करती रहे, हमारी लेजिस्लेटिव कुछ भी करती रहे, क्योंकि अपोजिशंस क्या है? पावरलेस है। जुडिशरी कहीं ना कहीं क्या है? प्रभावित है, गवर्नमेंट से प्रभावित हो जाती है। कहते हैं कि कहते हैं, एक कहावत है कि भगवान के बाद अगर कोई पावरफुल है तो कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे देश में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये है, हमारी जुडिशरी है, और जुडिशरी पे हमारी ये जुडिशरी क्या है? फ्री। और दूसरी चीज इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है और स्वतंत्र भी है। सबसे टॉप पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। फिर हाई कोर्ट, फिर इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, एक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके 3 लेयर हैं। तो ये है, ये किस पर कंट्रोल करती है? हमारी तीनों पर करती है। जुडिशरी इज द गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जुडिशरी इज द गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षक है और हमारे संविधान की रक्षक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का इंटरफियर होता है तो उसे रोकने का काम कौन करती है? हमारी जुडिशरी। और ये कैसे करती है? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जुडिशरी रिव्यू, सुना होगा। जुडिशरी रिव्यू पावर किसके पास है? यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर है। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत कानून बना दे, कोई ऐसा कानून बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, देश की जनता के अगेंस्ट है, तो रिव्यू करके क्या कर सकती है? ये खत्म कर सकती है। इसको खत्म करने का पूरा पावर है।
तो आप ये कह सकते हो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी है हमारे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। हाँ, और चंडीगढ़, ये तीन का एक है। ठीक, हाँ, तीन का एक है। कई का है, जैसे कलकत्ता अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखता है, उधर आपका बम्बई, दमन दीव, गोवा, इन सब चीज़ों को देखता है। हाँ हाँ, आप ही मतलब जिस स्टेट में हैं वो हाई कोर्ट आपका चंडीगढ़ भी देखता है, वो हाई कोर्ट आपका पंजाब भी देखता है, और आपके केसेस भी वो देखता है। तो मतलब अमूमन कोई कंपलसरी नहीं है, कई राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, और हमारे देश में है भी। तो आप ये कह सकते हो ये हमारे सेंटर में है। मेरा कहने का जो समझाने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसका एक्सप्लेन है, हमारी गवर्नमेंट का। और हमारी गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हैं, देयर आर 3 पार्ट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। उस किसका एक्सप्लेन कहाँ मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और इन सारी चीज़ों का जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक तरह से आपको फ्रेमिंग की जा रही है, इस सब किसमें आगे सब डिटेल से अच्छे से चलेंगे। इसी तरह अभी मैं सेंट्रल का बताया, इसी तरह स्टेट का भी है। क्या है स्टेट? थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, हाँ हाँ, तो नो नो, मैं बताऊं, वहाँ जैसे लाइन ऑर्डर का सब्जेक्ट है, फिर आप सेंट्रल में नहीं कर सकते हैं। आपके पास पावर है जुडिशरी। अगर यही सिस्टम हमारे देश में बनाया गया है, अगर आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इट इज, ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, ये प्राइमरी राइट्स है कि आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करो कि हमारे हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। अगर वो भी नहीं प्रोवाइड करती है तो फिर आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो। आप इस समय सुने होंगे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुने होंगे। अपने स्वयं के उसमें चले जाओ, और या आप समूह के माध्यम से चले जाओ, अपने स्पेशली घर के लिए चले जाओ, या पूरे मोहल्ले के लिए चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ सेंटर पे कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन जो सब्जेक्ट सेंटर के हैं उस सब्जेक्ट के लिए आप सेंटर को कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप हेल्थ का इशू है, हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, आप सेंटर को भी, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर को भी कर सकते हो। और आप इसको, सॉरी, ये एजुकेशन है आपका कॉन्करेंट में, आप सेंटर को भी कर सकते हो। आप देखे होंगे एजुकेशन जो पॉलिसी बनती है, एक केंद्र की होती है, एक राज्य की, इसलिए अलग अलग राज्यों में आप एजुकेशन का सिस्टम अलग अलग देख लेते हो। दिल्ली में कुछ अलग देख सकते हो, हरियाणा में कुछ अलग देख सकते हो, यूपी में कुछ अलग देख सकते हो, या राजस्थान में कुछ अलग देख सकते हो। हाँ, एग्रीकल्चर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर जो मेन वो कानून बनाती है, जैसे पंचायत इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, पंचायती सिस्टम, लेकिन जो मेन कानून शुरू में बनता है वो वहीं से बनता है, सेंटर से बनता है, ठीक है।
नहीं, अपना नहीं बना रही है। हाँ 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 हाँ, स्टेट उस पॉलिसी में जोड़ सकता है कुछ। जैसे एजुकेशन में एक सेंटर मेन पॉलिसी बना देगा, सेंटर की जो पॉलिसी बनेगी सभी देश स्टेट में इक्वल इंप्लीमेंट होगी, लागू होगी, ठीक है। और फिर हाँ, अमेंडमेंट कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिड्यूस नहीं कर सकता है, ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। जैसे कुछ स्टेट में देखते हो आप, कन्या विद्याधन योजना है, हरियाणा में लाडली योजना, ढेर सारी योजनाएं, डिफरेंट टाइप योजनाएं चलती हैं। उत्तराखंड में मैती योजना है, ठीक है। हाँ हाँ, एजुकेशन के मामले में एक सेंटर वो करेगा, कानून बनाएगा, सभी स्टेट पे लागू होगा। स्टेट अपने कानून बना के कुछ जोड़ सकती है, सेंटर के कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे मिड डे प्रोग्राम, दोपहर का भोजन कार्यक्रम इस सेंटर का है, ठीक है। तो सेंटर ने तैयार कर दिया एक लिस्ट की, आपको मंडे को ये देना है, ट्यूसडे को ये देना है, वेडनेसडे को ये देना है, फ्राइडे को ये देना है। उसको नहीं घटा सकते हैं लोग, उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। संडे को ही बुला दें, स्पेशल खीर और पूड़ी देना है, ठीक है, तो फिर सेंटर भी नहीं रोकेगी, क्योंकि ये वेलफेयर क्या है, वर्क है। हाँ हाँ, अतिरिक्त जोड़ सकते हैं, आप ये कह सकते हो। लेकिन जो स्पेशली सेंटर का विषय है, जैसे डिफेंस इज द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कुछ नहीं कर सकती है, स्टेट कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है, स्टेट बाध्य है, आप ये कह सकते हो। हाँ, स्टेट के कानून में सेंटर इंटरफियर कर सकता है। कानून की बात आती है, टकराव की बात आती है, जब कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच क्रिएट होता है, तो सेंटर ज्यादा पावरफुल होती है। आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 ये सेंटर को पावर देता है कि स्टेट लिस्ट पर भी वो कानून बना दे, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैं आगे बताऊंगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 253 किसको पावरफुल बना देता है, सेंटर को पावरफुल बना देता है। और वो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकते हैं। कोई स्टेट चाहे कि मैं सेंटर में कानून बना दूं, नहीं बना सकता, लेकिन सेंटर चाहे तो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि है तो फेडरल, लेकिन झुका किधर है, ओरिएंटेशन किसका है, सेंटर की ओर अधिक है। हाँ, टॉप टू बॉटम सेंटर अधिक पावरफुल होता है, जबकि अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो दोनों सेंटर और स्टेट के जो पावर को बैलेंस किया गया है, हमारे देश में बैलेंस नहीं किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं, इमरजेंसी लगाना है, सेंटर कभी स्टेट से नहीं पूछेगा। अभी हरियाणा में 356 लगाना है, 356 केंद्र लगा देगी, सारा पावर हरियाणा का क्या कर लेगी, अपने पास ले लेगी। और रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, दिल्ली से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति शासन 356 किसको पावर देता है, सेंटर को देता है। 352 किसको पावर देता है, सेंटर को देता है। 360 किसको पावरफुल बना देता है, सेंटर को पावरफुल बना देता है। आपके हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा, हमें चुपचाप क्या करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। तो आपको ये है, कौन सा, हाँ हाँ, ये सब सारा एक एक चीज मेंशन है कि कौन कहाँ पावरफुल हो जाता है, कौन पावर दोनों के इक्वल हैं। हाँ, उसे अब मैं बताऊंगा, सेंटर स्टेट लिस्ट, अभी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बताना है आपको। हाँ 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 हाँ, सब कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। अमेंड करते हैं तो जुड़ते जाते हैं, और हम पास करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का रूप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइन ऑर्डर है, सब्जेक्ट है, तो इस हरियाणा का कुछ और हो सकता है, यूपी का कुछ हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मकोका सुना होगा, यूपी कोका की बात चल रही है, सुना होगा, ठीक है। तो क्राइम से निपटने के लिए अलग अलग कानून बना देते हैं। इसीलिए अगर आप लोग देखें तो हर स्टेट की लाइन ऑर्डर आपको अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है।
हरियाणा का कुछ और मिलेगा, यूपी का कुछ और मिलेगा, बिहार का कुछ और मिलेगा। एक एग्जाम के पल के तौर पे मैं लाइन ऑर्डर की बात करूं, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर से बैठो ट्रेन में अटैची लेकर, आप दिल्ली पहुंचोगे, आपकी अटैची गायब हो जाएगी, नहीं अटैची सामान गायब हो जाएगा। यूपी पहुंचोगे रेलगाड़ी में, अटैची गायब हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप बिहार पहुंचोगे, आदमी ही गायब हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल पहुंचोगे, ट्रेन ही गायब हो जाएगी, ठीक है, ट्रेन ही उठा ले जाएंगे। तो ये हमारे देश में लाइन ऑर्डर है, अलग अलग स्टेट। अभी आप चले जाओ, अभी इसमें कोई गया होगा, साउथ इंडिया गया होगा, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया है, मैं भी नहीं गया हूँ, चेन्नई के आगे मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन पढ़ता रहता हूँ मैं। वो साउथ में नहीं पड़ता है, हाँ वो वेस्ट और साउथ, हाँ वेस्ट और साउथ में पड़ता है। महाराष्ट्र भी वेस्ट और साउथ हाँ, लेकिन अगर आप आंध्रा केरल चले जाओ, जाना भी चाहिए, हमें पढ़ने के साथ साथ घूमना भी चाहिए। एक थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पढ़ेगा या पढ़ा होगा, ड्रोर है। तो ड्रोर ये कहते हैं कि अगर आपको पर्सनालिटी अपनी परफेक्ट बनानी है तो खूब पढ़ो, खूब मिलो, खूब घूमो, 3 काम करो, तभी आपकी पर्सनालिटी क्या बनेगी, आपको परफेक्ट बनेगी। वैसे हम सिर्फ किताबी कीड़ा बन के कभी भी, हम सच में कहें हम ज्ञानी हो जाएं, कभी भी हम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं सिर्फ किताबों के बलबूते। हमें 3 काम। और आईएएस की भी प्रेजेंट टाइम पे क्या डिमांड है, जो जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, यही डिमांड है। देखा हुआ कुछ ज़्यादा गेन होता है, पढ़ा हुआ उतना गेन नहीं होता है, सफ़र की हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा गेन होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर साहब हैं, लेकिन ये भी नॉमिनल हैं। फिर हमारे गवर्नर हैं, फिर यहाँ पे भी क्या है, हमारी इसके 2 पार्ट हैं इसमें। एक तो हमारी है स्टेट असेंबली है और स्टेट काउंसिल है, ठीक है। देयर आर 2 पार्ट्स, स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। लेकिन आपको याद रखना है, हर स्टेट में अपर हाउस होना कंपलसरी नहीं है, ये स्टेट की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। आप बनाओ, आपकी मर्जी, ना बनाओ, आपकी मर्जी। ये आपके, अगर आप कैपेबल हो बना लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं हो नहीं बनेगा। सीधा सा इसका फंडा ये होता है, मान लीजिए हरियाणा में अपर हाउस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ अपर हाउस बनाना है तो यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है, एक प्रपोजल पास करके भेज दे सेंटर भी पास कर दे तो बन जाएगा। और सेंटर अगर खत्म करना है तो यही प्रक्रिया चालू होगी। तो मेरे कहने का मतलब कुछ स्टेट में है। फिर हमारी जुडिशरी, मैंने बताया स्टेट की क्या होती है, आपके हाई कोर्ट्स हैं। जुडिशरी में कौन है, हाई कोर्ट्स हैं, और आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट इज द लोअर कोर्ट होता है। हालांकि सबसे एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया है कि हमारे देश की सबसे निचली अदालत कौन है, तो आपका क्या कहोगे, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत होती है, ठीक है। ये पूछा गया, हालांकि यूपीएससी में नहीं आया, सीडीएस में आया है क्वेश्चन। सीडीएस यूपीएससी ही बनाता है। तो हमेशा याद रखना है, हमारी सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ द जुडिशरी आप कहोगे न्याय पंचायत। न्याय पंचायत गांव में होती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, हाई कोर्ट्स हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, फिर न्याय पंचायत है। न्याय पंचायत या पंचायती राज सिस्टम इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हरियाणा में कुछ और हो सकती है, यूपी में कुछ और हो सकती है, बिहार में कुछ और हो सकती है। जैसे बिहार में न्याय पंचायत को ये राइट्स दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ग्राम पंचायत के वायलेट करता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। कुछ राज्यों में 500, 200, 300 रुपए जुर्माना तक रखा गया है। तो ये सारी चीजें अलग अलग सिस्टम ये ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत बनाए गए, बहुत बाद में बनाए गए। हाँ, वो देखिए, आप कह सकते हो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? उसमें जो जज होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ले लो, रेलवे ट्रिब्यूनल ले लो, आप इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल ले लो, ठीक है। तो यहाँ जो जज होते हैं वो कुछ न्याय पंचायत से लिए, कुछ जुडिशरी एक्सपर्ट लिए जाते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट दोनों में बैठाए जाते हैं। कुछ प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति बैठाए जाते हैं और कुछ जुडिशरी के एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं, ठीक। वो आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। आगे मैं बताऊंगा, ट्रिब्यूनल आपके सिलेबस में भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपसे, फिर अगर आपसे पूछे और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, आप कहोगे मेंशन है हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कुछ पोस्ट्स हैं स्पेशल, जैसे सीएजी है, काएक जिसे आप कहते हो, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है। ये सब किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ संस्थाएं हैं जैसे पंचायती राज व्यवस्था, किसमें मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमें एक्सप्लेन मिलता है गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड पोस्ट का हमें जिसमें एक्सप्लेन मिलता है, उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हमारे लीडर्स थे उनके मिशन और विजन किसमें दिखाई देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डालो। हमारा जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपसे कहो, पूछा जाए कि हर चीज किसी न किसी चीज से मोटिवेट होती है, आप भी यहां बैठे हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से मोटिवेट हो के यहां बैठे हो, ये पक्का है। मैं आया हूं यहां तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज से मोटिवेट होके मैं यहां आया हूं, ठीक है। नहीं, सिर्फ यही नहीं होता है। यही तो आपसे जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो यही क्वेश्चन आपसे होता भी है, अक्सर होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट से होता है कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। ढेर सारे तो अपॉर्चुनिटी हैं आपके जीवन में। आप एमबीए क्यों नहीं बने हो, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने हो, आप इंजीनियर क्यों नहीं बने हो, आप नेता क्यों नहीं बने हो, आप सरपंच क्यों नहीं बने हो, क्यों नहीं बने हो, आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो। बहुत से लड़के बना देते हैं, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो समाज सेवा का बिना आईएएस बनने नहीं कर सकते थे, कोई रोकता है? अभी आप आईएएस नहीं हो, जाके आपके मोहल्ले में गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, जाके गरीब हैं इस ठंड में मर रहे हैं उनकी हेल्प करो, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओ। ढेर सारे लोगों को आपके सेवा की जरूरत है, कुछ नहीं उन्हें रास्ते बताओ कि ये डिपार्टमेंट यहाँ, ये डिपार्टमेंट यहाँ, ये डिपार्टमेंट, ये भी एक सेवा का पार्ट है। गर्मी है, लोगों को जाके पानी ही पिलाओ, ये भी सेवा का पार्ट है। क्या ये सब आईएएस ही बन के कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। ये भी बात गलत होती है। हमें प्रैक्टिकल बनना है, हमें एक आदर्श आइडियल वो नहीं एग्जाम्पल अपने पेश करना है। ये देखिए, यहाँ पे पैसा भी है, यहाँ पे पावर भी है, यहाँ पे सोशल स्टेटस भी है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। और मैं तीनों काम मेरे लक्ष्य हैं, मेरे टारगेट हैं, उन तीनों को मैं पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। स्टेट और मैं सोशल वर्क भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद, मैं कर वहाँ भी सकता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बेहतर कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। वहाँ मैं 10 लोगों की सेवा कर सकता था, यहाँ मैं आके 1000
लाख लोगों की भी सेवा मैं कर सकता हूँ। तो ये उत्तर होना चाहिए, ये नहीं कि मैं बस समाज ही सेवा करना चाहता हूँ और देशभक्त हूँ मैं इस देश का जो है। तो मेरे कहने का मतलब हमेशा हमेशा इस जीवन में आप एक तो रियलिटी, प्रैक्टिकल चीजें बोलो बस, कभी घुमा फिरा के नहीं बोलो। अपने रिश्तेदारी में अगर साइकिल से गए हो तो इत्मीनान से कॉन्फिडेंस के साथ बता दो मैं बाइसिकल में आया हूँ, साइकिल में आया हूँ। उससे मत बताओ कि मैं उससे आया था उसमें जो है एसी, उसमें ट्रेन में आया हूँ और ये है वो, बता दो बाइसिकल में आया हूँ और भी कॉन्फिडेंस में बताओ, ठीक है। बात ये होती है हम क्या होते हैं, जैसे आपके जब आप एग्जाम में इंटरव्यू देने जाते हो आईएएस में, तो आपका नॉलेज नहीं चेक करते हैं वो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, बताने का तरीका चेक करते हैं। कुछ लोग बताने के तरीके के कारण बहुत अच्छा नंबर ले जाते हैं और कुछ लोग, इस दुनिया में आदत है मैंने देखा, कुछ लोग सही बोलते हैं तो डरते हुए सही बोलते हैं और कुछ लोग झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अगले का कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है उसके सामने। तो ये मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, आप जो भी बोलो, जितना भी बोलो, जैसे हो आप बेहतर हो। आप कभी भी दूसरे की नकल करके अपने आप को वैसा बना के प्रेजेंट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, आप जैसे हो यूनिक हो, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, यही सारी चीजें। मैं सिर्फ आईएएस की इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हर जगह की बात कर रहा हूं कि आप रियलिटी एकदम, क्योंकि जर्मनी का और फ्रांस का राष्ट्रपति भी साइकिल में चलता है, कौन सी बुराई है अगर हम साइकिल में चलते हैं। इसके कई फायदे हैं, गाड़ी से जाओगे आप बीएमडब्ल्यू से तो एक ही फायदा है, जल्दी पहुंचोगे, और इसके तो और कई फायदे हैं, पहुंचोगे भी, हेल्थ की उससे भी है, पेट्रोल भी बचा लिए, ठीक है, कई चीजें वो हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, और इस दुनिया में सच में कुछ गलत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप ऐसे ही बताओगे, ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे। ये हमारे जो लीडर्स हैं उनके मिशन और विजन है। लेकिन अगर हम कहें सबसे ज्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित है नेहरू जी के विचारों से, गांधी जी के विचारों से, पटेल जी के विचारों से, अंबेडकर जी से विचारों से। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विचार तो सबके हैं, गौतम बुद्ध के भी विचारों की झलक मिलती है। हमारे देश में राजा राम मोहन राय के विचारों की झलक मिलती है, विवेकानंद के विचारों की झलक मिलती है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे यूनिक, दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है, इसीलिए माना जाता है दयालुता से भरा हुआ है हमारा संविधान। और सच बात यह है, कहते हैं कि भारत का संविधान अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, ईमानदारी से, तो ये हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा परफेक्ट संविधान है। कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई स्वास्थ्य से वंचित नहीं रहेगा। अगर ईमान, प्रॉब्लम्स कहाँ है, अक्सर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोष दे देते हैं, ये कमी है वो कमी है, लेकिन सच में कॉन्स्टिट्यूशन में कमी नहीं है। सच में किसमें कमी है, जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो तोड़ मरोड़ के करते हैं, अपने स्वार्थ को, अपने इंटरेस्ट को जोड़ कर करते हैं। प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी किताब में पढ़ो, यूनिक, लार्जेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा संविधान है, और सच में है। अगर आप पढ़े, ईमानदारी से अगर पढ़ो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी यही नहीं कहता कि हमें दुनिया से लड़ना है, लड़ाई करना है। आर्टिकल 51 क्लियर कट कहता है पीस एंड कोऑपरेशन, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय भाई बंधुत्व और शांति की बात करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। अब मुझे बताना है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
यह हमारे संविधान की क्या फीचर्स हैं, फीचर्स बताना है, सोर्स बताना है, ये हिस्ट्री बताना है, प्रीएम्बल बताना है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन एंड द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा संविधान लिखित है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आपसे कोई पूछे क्या अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है? होता है। कहाँ का है? ब्रिटेन का है, न्यूजीलैंड का है। फिर आपसे कोई पूछे क्या सच में वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, सब कुछ ऐसे चल रहा है, सबको याद है वहां हर चीज, ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, सब याद है सबको, प्रधानमंत्री को याद है कि मैं ये करना है, ये करना है। ऐसा बात भी नहीं है, ये भी बात गलत होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आपकी तरह लिखित नहीं है, लिखा नहीं गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ेंगे 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, 18 डेज, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है। वहां बना नहीं, वहां जो परंपराओं से विकसित हुआ है, ट्रेडिशन से विकसित हुआ है। हाँ, पर जो चीजें अच्छी थी उनको क्या कानून का रूप दे दिया गया है। किसका रूप दे दिया गया है? कानून का रूप दे दिया गया है, और वो ही चीजें फिर लिख ली गई हैं। इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि वहां कुछ लिखा ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब वहां का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्यों है? दुनिया में किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा लो, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट नियर अबाउट 465 एंड 25 एंड 12 शेड्यूल्स हैं। दुनिया का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लो, इतने आपको नहीं मिलेंगे। अमेरिका इतना पावरफुल देश है, सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स हैं, सिर्फ 25 अमेंडमेंट हुए हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह किसी में 150, किसी में 200, कोई भी 300 टच नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है, अच्छा है। क्यों है? दुनिया की सारी अच्छी बातों का मिक्सचर किसमें मिलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। आप लोग जानते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप पढ़ोगे कि ऐसे अचानक नहीं बन गया है कि एक दिन में आया सब कुछ बन गया, ऐसा नहीं है। बहुत ही स्ट्रगल किया गया है, और उस समय के स्ट्रगल को आप समझ ही सकते हो। कोई भी उस समय कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे। हमारे देश के लोगों ने लगभग 60 कंट्रीज, 60 देशों का दौरा किया था। 60 कंट्रीज गए थे, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था, और उन सारे उसका जो है मिक्सचर लाके बनाया गया है। तो आप कहोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग है, रिटन है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम दूसरी विशेषता कहें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच क्या बात बटे हुए हैं? पावर बटे हुए हैं। सेंटर के अलग पावर हैं, स्टेट के अलग पावर हैं। हाँ, लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि कंपेयर करके बताओ कि यूएसए का फेडरलिज्म अच्छा है कि भारत का, तो आप क्या कहोगे? यूएसए का। वहाँ बैलेंस है, दोनों के पावर क्या है, ना इधर है ना इधर है। हमारे देश में क्या है? हमारे देश का पावर इधर सेंट्रल की तरफ ज़्यादा है, और स्टेट की तरफ क्या है? कम है। आप कह सकते हो है तो फेडरल, लेकिन जो झुका है, ओरिएंटेड है, वो सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, और कुछ मामले में तो एकदम पावरफुल हो जाता है।
इसीलिए हमारे देश में कभी कभी डिक्टेटरशिप भी हो जाती है, जैसे तानाशाही। तानाशाही ये है कि जो मैं चाहूंगा वही होगा इस देश में, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था, 1975 में किया था। 75 में उन्होंने इमरजेंसी पूरे देश में लगा दिया था, 25 जून को। जो भी उनके अगेंस्ट बोलता था, नो सुनवाई नो कार्रवाई, सीधे उठा के जेल में फेंक दिया जाता था। अपने आप गार्जियन से पूछे तो बताएंगे उस समय लोग घरों में सोना बंद कर दिए थे, रात में जंगलों में सोते थे, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आती थी, सबको उठा के ले जाती थी, जेल में बंद कर देती थी। जितने लोग बंद किए गए उतने लोग निकले नहीं, ढेर सारे लोग मर गए। आप लोगों ने जयप्रकाश का नाम सुना होगा, तो जेपी आंदोलन आपने सुना होगा। तो ये थे। तो ये क्या है, कभी कभी फेडरलिज्म जो हमारा सिस्टम है, सेंट्रल ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और विशेष रूप से 356 में 356 पावर देता है, 352 पावर देता है। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो सेंट्रल को अधिक पावरफुल बना देते हैं। तो आप कहोगे 352, 356, 360, 249, 250, 253, 365, ये सब क्या बना देते हैं, सेंट्रल को अधिक पावरफुल बना देते हैं। आगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक तो हमारा देश फेडरल है, दूसरा हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। व्हाट इज मीनिंग, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर आपसे कहा जाए, संस्थात्मक व्यवस्था वो है, देयर आर टू सिस्टम, एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर आप अमेरिका में चले जाओ तो आपको कैसा सिस्टम मिलेगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारा पावर किसमें बेस्ड होता है, वहां के प्रेसिडेंट में होता है। एज लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज अ वेरी पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहाँ का, कौन सा प्रेसिडेंट माना जाता है, और जब तक शासन में रहता है, 4 साल रहता है, उसको 8 साल रह सकता है। ये जो साहब थे ये तो 4 साल में उतर के चले आए, ठीक है। 8 इतिहास उठा के देख लीजिए, सब मैक्सिमम 8 साल रहे हैं। और ये बक बक बड़बड़ ज्यादा करते थे, बक बक बड़बड़ करने वाला ज्यादा आदमी चलता नहीं है। तो ये 4 साल में ही उतर के चले आए। कुछ भी बोलते रहते थे, कुछ भी बोलते रहते थे, कुछ भी बोलते रहते थे। सोच समझ के बोलना चाहिए आदमी को, ठीक है। भगवान ने दिमाग हमें आपको इसीलिए दिया है। तो कुछ लोग जब पावर में आ जाते हैं तो दिमाग का यूज करना बंद कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो अमेरिका का आप देख लीजिए, एज लाइक अमेरिकन, हमारा देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा, जो रियल होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। इसी तरह आप कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स का जो सेंट्रल होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर माना जाता है हमारे देश में। संविधान ने 2 चीजें आप पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबसे पावरफुल व्यक्ति किसको बनाया है, प्रेसिडेंट को बनाया है। आर्टिकल 53 में ये क्लियर कट मेंशन है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर बेस्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप देख लो क्या सच में है, वही बोलते हैं भारत का प्रधान राष्ट्रपति रिमोट की तरह चलता है, जो रिमोट से कंट्रोल होता है। रिमोट किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। जैसे अभी आप कोविंद साहब को देखिए, जितना कहते हैं उतना बोलो, उतने बोलते हैं, ठीक है, एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। जैसे वो नहीं होता है, जैसे रोबोट होता है कि रोबोट में जितना डालो उतना जाके इसको थप्पड़ मारा, उसको थप्पड़ मार के चले आता है, बस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का आप पावर देखो, हमारे देश में
एक आम नागरिक का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, डिपेंड होता है, तो सब किस पे? प्राइम मिनिस्टर पे होते हैं। आज हम छोटी सी बात में भी किसका नाम लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट सिस्टम होता है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा, जो रियल हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर की एक काउंसिल होगी, विद काउंसिल वो रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट के प्रति होगा। किसके प्रति होगा? संसद के प्रति। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहोगे पार्लियामेंट के प्रति है। पार्लियामेंट में भी लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, क्लियर कट जो मेंशन है आर्टिकल 75 में, वो मेंशन ये है कि हमारा प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है। और जो भी प्राइम मिनिस्टर वर्क करेगा, एक तो पार्लियामेंट की परमिशंस पर करेगा, या जो करेगा बाद में पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। आप लोग जानते हो इस समय सेशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। कौन सा सेशन चल रहा है? बजट सेशन चल रहा है। देयर आर 3 सेशंस इन आवर पार्लियामेंट, बजट सेशंस, मानसून सेशंस एंड विंटर सेशंस। सबसे लॉन्ग टर्म चलने वाला सेशन कौन है? बजट सेशन जो चल रहा है। बिना पार्लियामेंट के पास किए क्या हमारे देश में बजट लागू हो सकता है? नहीं लागू हो सकता है, बिल्कुल नहीं लागू हो सकता है जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी। कोई बिल, एग्रीकल्चरल बिल अगर पार्लियामेंट नहीं पास करती तो क्या देश में लागू हो जाता? नहीं लागू होता है। तो मेरे कहने का मतलब हमारे देश की व्यवस्था कैसी है? संस्थात्मक है। हमारे देश में, हमारे देश की कठोर और लचीले का मिश्रण है। एक तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। वो कैसे है? रिजिड कैसे है? रिजिड ये है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एज लाइक अमेरिका, फ्लेक्सिबल एज लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन की तरह है। अमेरिका में अभी तक लगभग 25 अमेंडमेंट हुए हैं। कुछ मामलों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। जैसे मान लीजिए रिजर्वेशंस का मामला ले लो आप, बिल पास करना बहुत रिजिड है। ठीक है। और मान लीजिए अगर मैंने बताया ना, स्टेट में कोई चेंजेस करना है, सिटीजनशिप में कोई चेंजेस करना है, तो ब्रिटेन बड़ा इजीली हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 2000 अमेंडमेंट हो चुके हैं, अमेरिका में 25 और हमारे देश में लगभग 104। तो दोनों की बीच की स्थिति में क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ मामलों में बहुत रिजिड भी हो जाता है और कुछ मामलों में बहुत वो भी हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगल सिटीजनशिप? अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। तो डबल सिटीजनशिप में क्या वो हो जाता है? अगर आपसे कहें, स्टेट की अलग और सेंटर की अलग होती है। वहां अमेरिका का सिस्टम आप देख लो, हर स्टेट का एक नागरिक जो स्टेट का नागरिक है। नुकसान यह है कि एक स्टेट का नागरिक दूसरे स्टेट की सुविधाओं का फायदा नहीं ले सकता है। आप यहां रहते हो, दिल्ली में पढ़ो, यूपी में पढ़ो, पंजाब में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिल्ली में दुकान खोल के बैठ जाओ, पंजाब में दुकान खोल के बैठ जाओ, हरियाणा में यूपी में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिल्ली में नौकरी करो, हरियाणा में करो, पंजाब में करो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन वहाँ दिल्ली में ज़मीन खरीदो, कहीं भी खरीदो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम्स है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन इसके कुछ फायदा भी हैं। बेनिफिट ये है, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या होती है, इससे मजबूत होती है। हम सब भारत के लोग हैं, ये हमारी किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? हमारी एकता को प्रदर्शित करता है। मैं दिल्ली से हरियाणा पढ़ाने आया हूं तो मुझे किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, बस में बैठा चला आया लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, इस सिटीजनशिप के एक फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वहाँ आप जानते हैं, वहाँ स्टेट के अपनी कोर्ट हैं। जैसे आप में
यहाँ हरियाणा का कोर्ट है, चंडीगढ़ है। आप अपने मान लीजिए कोई फैसला आता है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप दिल्ली जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, बट वहाँ नहीं है। वहाँ का जो फैसला है वो अंतिम फैसला माना जाएगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ की स्टेट की कोर्ट है, लेकिन हमारी स्टेट की कोर्ट किससे बंधी हुई है? सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है। हमारी स्टेट की कोर्ट एज ए सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट वहाँ की स्टेट की कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है। तो आप कहोगे सिंगल, वो है सिंगल सिटीजनशिप है। फिर अगर आप कहोगे एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या है कि कोई भी देश का 18 साल का नागरिक, एनी सिटीजन्स हु हैव कंप्लीटेड 18 years old कैन बी पार्टिसिपेट इन वोटिंग प्रोसेस। वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अन्य देशों में, कुछ देशों में महिलाओं को नहीं है, कुछ देशों में सिर्फ एजुकेटेड पर्सन वो कर सकते हैं, कुछ देशों में सिर्फ धनी व्यक्ति कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसा है, आप बस 18 साल के हो, आप इस देश के नागरिक हो, बस इट इज एनफ। 18 साल के हो वोट डाल सकते हो, 21 साल के हो गए हो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो, 25 साल के हो गए हो लोकसभा का लड़ सकते हो, 30 साल के लिए हो राज्यसभा का लड़ सकते हो, 35 साल के हो गए हो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। ये सिस्टम हमारे देश में है। एज मायने रखती है, अमीर हो गरीब हो क्या हो, इससे बहुत ज्यादा मायने, यूपी के हो हरियाणा के हो दिल्ली के हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप हरियाणा के हो, आप यूपी में चुनाव लड़ो, आप फ्री हो। तो मेरे कहने का मतलब ये, तो कुछ हमारे देश की क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कुछ विशेषताएं हैं। अब मुझे आपको बताना है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। हाँ, यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं। संविधान की प्रस्तावना, हाँ, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने एग्जाम फेस किया है कि नहीं? अभी तक कोई परीक्षा दिया है आपने? आ? नहीं, सिविल में नहीं दिया है, आईएएस पीसीएस हरियाणा पीसीएस सब आप बिगनर हैं अभी आप। ठीक है, ठीक है, तो बिगनर हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक से पढ़ना है आप लोगों को, एनसीईआरटी तो पढ़ना है। ठीक है, अब जब अगले क्लास में मैं आऊँ तो कम से कम एनसीईआरटी आपकी 1-2 क्लास की तो पूरी हो जानी चाहिए। आप 9 से शुरू करोगे तो 9th, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ जाओ तो ये सब चीज़ें जो मैं अब सिलेबस में है वो मतलब एक साथ नहीं है, वो आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, कुछ 12th में की मिल जाएगा, कुछ 11th की मिल जाएगा, कुछ 9th की मिल जाएगा, कुछ 9 to 11 12th पूरी ही पढ़नी है। मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम बीएससी या बीकॉम बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन तो और कमज़ोर होता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए कोई बीए है तो ना पढ़े तो भी चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी जो जानता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब अगले क्लास में थोड़ा सा एक चीज़ और, कुछ चीज़ें तो आपको ले ही लेना है, एनसीईआरटी ले लेना है, लक्ष्मीकांत ले लेना है, अनसॉल्व्ड ले लेना है, 10 साल अनसॉल्व्ड पेपर जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस है, कांत। ठीक है, टाटा मैगरा की लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अवेलेबल है, इसको ले लेना है। अनसॉल्व्ड पेपर 10 साल के क्वेश्चंस
उसमें तो 15 साल है, 20 साल के हैं, ठीक है। एक प्री का ले लेना है, एक मेंस का ले लेना है, ठीक है। 2 करेंट अफेयर्स जोड़ना किससे है, आप एक मैगजीन ले लिया करो, क्रॉनिकल मैगजीन बहुत ही यूजफुल है, तो आप दुकान से ले लो, नहीं मिलती होगी ऐसी बात नहीं, मतलब पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी मिलती है। हाँ हाँ, अनसॉल्व लेना है, और क्रॉनिकल मैगजीन आपको ले, देखिए दृष्टि पार्टिकुलर एक कोचिंग की है, तो मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लगती है, आप क्रॉनिकल ले लिया करो, ठीक है। ये जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ना, जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगे सब आपको उसमें मिल जाएंगे, जो जुड़ जुड़ के नहीं मिलेंगे तो आते रहेंगे, हर मंथली आती है क्रॉनिकल मैगजीन, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, हाँ क्रॉनिकल सिविल सर्विस मंथली, ठीक है। वो भी अच्छी नहीं है, वो एसएससी वगैरह के लिए है, ठीक है, एसएससी वगैरह के लिए है। तो आपको ये चीज़ें, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप हिंदी के हो दैनिक जागरण पढ़ लो, राष्ट्रीय, इंग्लिश के हो तो हिंदू पढ़ लो, ठीक है, हाँ द हिंदू, तो दोनों आपको पेपर पढ़ना है। देखिए मेंस, इस समय जो मेंस में सिलेबस हो गया है, लक्ष्मीकांत एनफ नहीं है, ठीक है। उसमें कई चीजें, जैसे सोशल जस्टिस का पार्ट उसमें नहीं मिलता है, और फिर जैसे आपका गवर्नेंस का भी पार्ट नहीं मिलता है, लगभग 30% गवर्नेंस का पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जोड़ दिया गया है, तो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो वही जो जो नहीं है वो पढ़ाया जाए। हाँ प्री के लिए लक्ष्मीकांत है, मेंस के लिए भी है लेकिन पूरा नहीं कवर करता, आप ये कह सकते हो, बस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है। देखिए प्रियम्बल आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं, पढ़ते होंगे। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। एग्जाम में भी ये कई बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। हमेशा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट्स को, कंफ्यूज ये करता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को प्रियम्बल कहा है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसी तरह ग्रेविल ऑस्टिन है एक विशेषज्ञ, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहा है। लेकिन अगर ऑल ओवर हम देखें तो हमारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसमें है, प्रियम्बल में है, जिसमें हर चीज का एक एम होता है, एक टारगेट होता है, किसमें मिलता है, प्रियम्बल में। मिशन एंड विजन किसमें मिलते हैं, प्रियम्बल में। प्रियम्बल वो सारी चीजें हैं जिसको फिर बाद में एक्सप्लेन किया गया है, विस्तार दिया गया है, एक हमारा देश कैसा हो, हमारे देश का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हो वो किसमें है, हमारी प्रियम्बल में है। तो आप ये कह सकते हो और प्रियम्बल जो हमारी दिखती है, शो होती है, उसमें मैंने बताया ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे जो लीडर्स हैं उन सबके जो विचार हैं, जो एम है, जो टारगेट है, वो हमें दिखते हैं, मिलते हैं। गांधी हैं, बौद्ध हैं, विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय हैं, सब मिलते हैं, और वो किसमें दिखता है, हमारे प्रियम्बल में दिखता है। तो आप ये कह सकते हो प्रियम्बल में आखिर है क्या, ये सारी चीजें मुझे आपको बताना है। हाँ 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 हाँ, यहीं से एक्सप्लेन किया गया है, आगे जो भी मिलेगा यहीं से एक्सप्लेन होकर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्रियम्बल क्वेश्चन जो इसमें मेंस में या प्री में बनते हैं, क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकती है, क्या प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, एक तो क्वेश्चन यहां से बहुत बार बना है। आप क्या कहोगे, क्या संशोधन किया जा सकता है, कोई बता सकता है यहां पर, हो सकता है और हुआ भी है, ठीक है, हो सकता है, हुआ भी है।
42 कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें जो है 42वें प्रियम्बल में बहुत चीज़ें जोड़ी गई थी, तो हुआ भी है, हो भी सकता। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस मैं बताऊंगा, जैसे गोलकनाथ भारती वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट, केशवानंद भारती वर्सेस केरल गवर्नमेंट, मिनरवा मिल्स वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, सज्जन सिंह बनाम वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट, वो केसेस मैं आपको बताऊंगा। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट, किसी भी उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जैसे हमारा देश एक फेडरल है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप सेकुलर को हटा दो, लेकिन सरकारें करती हैं अपने तरीके से, वो अलग बात है। गवर्नमेंट करती है वाला किसी एक धर्म को सबको थोपने का प्रयास करना, ये गवर्नमेंट हमारा कतई नहीं कर सकती है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन करती है। गवर्नमेंट तो अब किसी धर्म विशेष के लिए फंडिंग भी करती है, आप लोग देखते हैं, वो करती है। देश में सब कुछ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किनारे हो जाता है, लेकिन अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन, न जुडिशरी भी चुप रहती है, एग्जीक्यूटिव भी चुप रहती है, लेजिस्लेटिव भी चुप रहती है, कोई नहीं वो करता, लेकिन ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप ये कहोगे प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मेंशन क्या है? एक तो संप्रभु है, सोवर्जन, संप्रभु सोवर्जन, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, संप्रभु सोवर्जन, हाँ सोवर्जन, सेकुलर, समाजवादी, सोशलिस्ट, संप्रभु, सेकुलर, समाजवादी, सोशलिस्ट, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक, एकता अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, समता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, न्याय, जस्टिस, बंधुत्व, ब्रदरहुड, ठीक है, ये हमारे उसमें मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में मेंशन है। कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई हैं, वो अलग बात है। न्याय, ठीक है, जस्टिस, बंधुत्व, ब्रदरहुड कह सकते हो, हाँ हाँ हाँ। टाइम क्या हो गया है? 4:30। आपका 3 बजे से वही 4:45 बजे छोड़ दूंगा, 4:45 पे, ठीक, 15 मिनट बाद, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका 3 आवर्स चला करेगा, जब अगला क्लास लगेगा जब, ठीक है, तो ये होगा। हाँ, इसको मैं आपको बताऊंगा, इससे क्वेश्चन आपके बहुत बने हैं, प्री में बने हैं, मेंस में बने हैं। क्वेश्चंस आपके इससे कहाँ बनते हैं? एक तो कई चीज़ें कभी कभी ये पूछा कब कौन सी चीज़ें जोड़ी गई, फिर जो केसेस हैं वो पूछे गए, जो जुडिशरी के हमारे डिसीजंस आए हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं ये पूछा गया है। आवर कंट्री इज द वेलफेयर स्टेट, कहाँ मेंशन है अगर आपसे पूछा जाए? ये
डीपीएसपी में है, ठीक है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में है, ठीक है। अक्सर कंफ्यूज करता है, इस अक्सर आता है, बहुत बार पूछा जाता है। और प्रियम्बल जरूर लगा देगा उसमें, ठीक है, जरूर लगा देगा। मैं ये पूछ रहा था कि इससे जो कुछ जिस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, बनने की संभावना है, उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। एक तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बना है, जो केसेस हैं वो मिनरवा मिल्स है, केशवानंद भारती है, गोलकनाथ है, सज्जन प्रसाद, इससे बने हुए क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल में ये सारी चीजें हैं। फिर इनकी जो आपको समझने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है, अगर आप बिगनर न होते तो हो सकता था कि आपकी समझ में होता, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है। कुछ दिन आपको जरूर प्रॉब्लम्स होगी, जब तक बेसिक चीजें नहीं कि समझ में आती ना, तो फिर आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि ये बार बार ये जो वर्ड हैं ये बार बार यूज होते रहेंगे, ठीक है। और यहीं से नहीं समझने की। और आप, मेरा क्लास है, मेरे क्लास के बाद आपका रेगुलर क्लास रहता है क्या? अच्छा अच्छा, लेकिन फिर आपको पढ़ना है, जैसे पॉलिटी चल रही है तो अब पॉलिटी आपको पढ़ना भी है, ठीक है। क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, मेंस के भी क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। मैं अगले बार से मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन कुछ बोल के दे दिया करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मेंस का आपको दे दिया करूंगा, तो उसको लिखना भी है, और वैसे लिखना है जैसे परीक्षा में लिखना है, ठीक है। हाँ, फॉर्मेट भी बता दूंगा। तो वो सारी चीजें आपको, मेरे कहने का मतलब, हाँ, मेरे कहने का मतलब पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। पढ़ना अलग बात होती है, प्रैक्टिस में लाना अलग बात होती है। और एग्जाम में आपके काम क्या आएगा? पढ़ना नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आप बोल सकते हो, वो सारी चीजें आपको करना है, प्रैक्टिस में लाना है जितना। और दूसरी चीज, आपका सबसे बड़ा जो गाइडलाइन जहां से मिलेगी आपको, जो सबसे बड़ा आपका टीचर्स है इस लाइन में, आपके पुराने पेपर्स होते हैं, ठीक है। पुराने पेपर्स में आपको हमेशा नजर बनाए रखना है, ठीक है। अभी जब भी पेपर कोई हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो सकता है इसमें बहुत से अगले साल ना बैठे, लेकिन जैसे पेपर हो के निकले, तुरंत आपको भी वैसे पेपर आपको देना है, ठीक है। घर में बैठ के सॉल्व करना है, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन कोशिश करना है कि हमारे दिमाग में बने रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, करना है आपको। संप्रभु है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुवर्जन। एक तो आपको ये जाना है, हम लोग कब फ्री हुए हैं? 1947 में फ्री हुए हैं। हम 1947 में हुए हैं। क्या हमारे गार्जियंस 1947 के पहले नहीं थे? थे, रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, एग्रीकल्चर करते थे, सभी करते थे। और हमारे गार्जियंस तो ये बताते हैं कि हम जरूर गुलाम थे, लेकिन उस समय कुछ हमारी गुलामी कुछ अच्छी भी थी। कहते हैं महिलाएं सोना चांदी डलिया में लेके चलती थी, कोई उनसे बोलने वाला नहीं था, पूरा पूरा जेवरात पहन के वो घूमती थी, कोई बोलने वाला नहीं होता था। 1940 से इस समय आप 10 ग्राम की चेन पहन के घूम लो दिन भर, शाम की खिंच जाएगी, ठीक है, ये पक्का है। तो आप ये कह सकते हो उस समय सुवर्जन नहीं थे। सुवर्जन का मतलब एक सीधा सा होता है, हमारी आपकी लाइफ, हम आप तो थे नहीं, लेकिन हमारे गार्जियंस जो थे ये बताते हैं कि हमारी लाइफ बेहतर थी, बेटर देन आप लोगों के। जैसे हम लोगों की लाइफ है, हम कहते हैं हम आधुनिक है, मॉड है, हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, ठीक है। चश्मा लग गया 20 साल में, ठीक है, बाल सब झड़ रहे हैं, ठीक है, रात में नींद नहीं आती है, गुस्सा बात बात में आता है, ठीक है, दिन भर लड़ाई झगड़े। वो लोग बढ़िया शांति से रहते थे, खाते थे, पीते थे, 90 साल के हो गए तब भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो वो अच्छे थे कि हम अच्छे हैं? अगर हम आपके बताएं, ठीक है, वो लोग सुकून से रहते थे, वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? हम
आधुनिक तो हो गए हैं, मॉडर्न तो हो गए हैं, बहुत कुछ खो के मॉडर्न हुए हैं, ये पक्का है। तो स्ववर्जन का मतलब ये होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है कि अब हम स्वतंत्र हैं। पहले हमारा जो सिस्टम चलता था किसी स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता था। कंट्रोल कहाँ से होता था? ब्रिटेन से होता था। इंडिया का सिस्टम कहाँ से? कंट्रोल ब्रिटेन से होता था। लेकिन आज कहाँ से कंट्रोल होता है? आज हमारे देश से होता है। और जो लोग ये कंट्रोल कर रहे हैं, किसने भेजा है? हमने आपको भेजा, हमने आपने भेजा है। शासन, अब आप कह सकते हो कि आज की सिस्टम में शासन हमारा और आपका है। जिन लोगों को हमने चुना वो शासन कर रहे हैं, अच्छा नहीं करेंगे हम फिर उनको बुला लेंगे, तो ये हम करेंगे। आप ये कह सकते हो वी आर सोवर्जन, हम संप्रभु हैं, क्योंकि अब हमारा देश हमारे लोगों के द्वारा नियम कानून के बनाए द्वारा चल रहा है। अब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन किसी दूसरे कंट्री का हमारे देश में इंपोज नहीं हो सकता है। हाँ, कोई थोप नहीं सकता है। पहले तो सीधे ब्रिटेन का शासन चलता था, अब ब्रिटेन का नहीं चलता, हमारा आपका शासन चलता है। वी आर फ्री इन मैटर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप ये कह सकते हो हम संप्रभु हैं, जो भी हैं हमारे अपने नियम कानून हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। वी आर सेकुलर। याद रखना है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जुड़ा है, पहले नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, ये जुड़ा है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जुड़ा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकुलर? आज बड़े कॉन्फिडेंस से हम बोलते हैं वी आर सिटीजन ऑफ सेकुलर कंट्री। फिर वो अगला पूछ ले कि भाई कारण होगा कुछ, तभी तो आप कह रहे हो, तो कुछ ना कुछ कारण भी होगा सेकुलर है। देयर आर नो रिलीजन्स ऑफ स्टेट। राज्य का कोई धर्म नहीं है। आज राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे पहले राज्य का धर्म होता था, राज्य का मतलब देश होता है। मैं आपसे जब भी राज्य बोलूं तो आपको देश मानना है, ठीक है। अब हमारे देश का राज्य का कोई धर्म नहीं है। पहले धर्म होता था, औरंगजेब में चले जाओ, धर्म न मानने वालों को फांसी पे लटका दिया जाता था। आज हम फ्री हैं, वी आर फ्री इन मैटर ऑफ रिलीजन्स। मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुछ ना पढ़ें। गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्पार्टीज ड्यू टू रिलीजन। रिलीजन के आधार पर हमारी गवर्नमेंट हमसे आपसे भेदभाव नहीं कर सकती है। आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाओगे तो ये मैटर नहीं रखता आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ये कोई मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस इस एग्जाम में दिया है, बस यही मैटर रखता है। लेकिन पहले क्या था? पहले ये मैटर रखता था। कुछ ही धर्म के लोग शासन करते थे, कुछ ही धर्म के लोग मंत्री होते थे, कुछ ही धर्म के लोग सिस्टम चलाते थे। आज कुछ ही धर्म के लोग नहीं चलाते हैं, सब चलाते हैं। वो चलाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, बस। तो आप ये कह सकते हो स्टेट का कोई रिलीजन्स नहीं होगा। देश के जो सिटीजन हैं फ्री किसके मामले में होंगे? रिलीजन्स के मामले में होगा। कोई भी धर्म कोई किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट डिस्पार्टीज नहीं कर सकती है। फिर सोशलिस्ट हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? कई देयर आर मैनी सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट मीन्स होता है पूंजीवाद, सोशलिस्ट में तो होता है समाजवाद। समाजवाद में जो रिसोर्सेस होते हैं वो देश की जनता के हाथों में होते हैं। कंट्रोलेड गवर्नमेंट होती है, करती है, गवर्नमेंट उसको करती है, कंट्रोल करती है, सरकार का व्यवस्था होती है। पूंजीवाद में क्या होता है? उद्योगपतियों के हाथ में शासन होता है। हमारे देश का क्या है सिस्टम? समाजवादी है। समाजवादी होने के क्या फायदे हैं अगर मैं आपसे पूछूं? आप रेल का किराया है, 100 रुपया के पैसेंजर का टिकट ले लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, ठीक है, ये स्थिति है। घुमाओ आप। लेकिन कैपिटलिस्ट में नहीं होगा। यही जब हमारे देश में जो रेल है निजी हाथों में चले जाएगी
मुझे लगता है दिल्ली का 1000 रुपये किराया आपको देना पड़ेगा पानीपत से। ये स्थिति होगी। जैसे जापान की बुलेट ट्रेन आप सुनते हो कि 300-400 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो इसी तरह वो पैसा भी देते हैं तब वो जाते हैं 300-400 किलोमीटर में। और हमारे भी देश में जब ऐसा हो जाएगा तो यही होगा। हमारे देश का जो सिस्टम है, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो समाजवादी कहा, लेकिन मिक्स्ड है। यहां भी आपको जो करना है मिक्स है, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, दोनों का मिला जुला सिस्टम चलता है। फिर डेमोक्रेटिक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये भी एग्जाम में आया, किसने कहा है कुछ बात? अब्राहम लिंकन ने कहा है, ठीक है, ये बात को। तो ऐसे सिस्टम में किसका शासन होता है? जनता का। डेमोक्रेटिक भी कई होती है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी देयर आर टू टाइप्स डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमारे देश की डेमोक्रेसी कैसे है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, और ये लोकतांत्रिक क्या होता है? ये कई प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी डेमोक्रेसी कैसी है, तो आपको क्या बताओगे? या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी कैसी है? ये और ये, ठीक है। इनडायरेक्ट में ये है, ठीक है। पर कभी कभी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले कि भाई आप ये बताइए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पाई जाती है? स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का सीधे इंटरफेयर होता है। क्या कहेंगे आप? सीधे इंटरफेयर होता है। सीधे इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी एंड प्लानिंग बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, पब्लिक की राय से बनाती है। किसकी राय से? पब्लिक। और दूसरी चीज, वहां पे रिकॉल सिस्टम है। रिकॉल सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा। अगर गवर्नमेंट सही वर्क नहीं करती है तो उन्हें टाइम से पहले भी रिकॉल कर सकते हैं। आप ठीक नहीं कर रहे हो, आओ बैठो अपने घर में। हाँ, पब्लिक वोटिंग करके कर सकती है। रिकॉल सिस्टम है। स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको ये मानना है। क्या हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है? नो। देश में 1 अरब 25 करोड़ पॉपुलेशन है। सरकार किसी मामले में अगर पूछने जाएगी, अब देखिए एग्रीकल्चर बिल है, सब किसान हैं, ठीक है, किसान हैं, सब विरोध कर रहे हैं, मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, यही कहते हैं। और उनसे जाके आप ईमानदारी से पूछ लो कि एग्रीकल्चर बिल में है क्या, ठीक है। क्यों तुम चिल्ला रहे हो एग्रीकल्चर बिल में? कभी उस बिल को तुम ठीक से पढ़े हो? कभी उस बिल के बारे में ठीक से सोचे हो? कहेगा मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, और ये साहब बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? एक टिकैत साहब बैठे हुए हैं, और ये कहाँ गाड़ी भेजे थे बस कि चलिए पूरी सब्जी भी खिलाएंगे आपको, और हम चले आए, ठीक है, मोदी जी मुर्दाबाद। तो बस ये कहेंगे, इतना नॉलेज है। एग्रीकल्चर बिल मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से, और इसमें आपको मैटर भी दे दूंगा। एग्रीकल्चर बिल मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, कॉमन जो है, एक बिल में जो अमेंडमेंट किया गया है। एग्रीकल्चर कानून तो हमारे देश में पहले से है। वो कहे पहले क्या होता था, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था मंडी में जाता था, मंडी के थ्रू सीधे लोगों के हाथों में जाता था, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिचौलियों को समाप्त करके सीधे
उद्योगपति किसानों से कांटेक्ट करके उस फसल को ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये इस और विरोध इसी उस पे हो रहा है। दूसरी चीज, एक एमएसपी तय करती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय करती थी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता था कि गवर्नमेंट फसल के पहले किसानों को इंश्योर कर देती थी कि अगर आपका गेहूं कोई नहीं खरीदेगा तो हम इस रेट पर खरीदने को तैयार होते हैं। तो गवर्नमेंट, किसान क्या हो जाते थे, एक तरह से अपने फसल के प्रति हो जाते थे, ठीक है। तो इसे हम वो कहते हैं दो चीज़ों का, जो हालांकि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया भाई हम एमएसपी नहीं समाप्त कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें है जो है जिसको मैं आपको बताऊंगा, जो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, क्योंकि ये 2-4 घंटे चलने वाला टॉपिक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि हम, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है, हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो फिर चीफ को इलेक्ट करता है। आप प्रेसिडेंट को आप नहीं इलेक्ट करते हो, हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और यहां पे हमारा प्राइम मिनिस्टर सब होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक काउंसिल होती है जो सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। पार्लियामेंट विदाउट परमिशन ऑफ अपोजिशंस कोई भी वर्क नहीं कर सकती है। बजट पास हुआ, अपोजिशन ना पास करती, बजट कभी नहीं, और सरकार भी गिर जाती, ये भी आप मान के चलो अगर अपोजिशन ना हो करती। प्राइम मिनिस्टर हमें जो भी करते हैं, चाहे कोई भी प्लानिंग हो, पॉलिसी हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जब गवर्नमेंट उसको पास कर देती है तभी देश में इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी ये सारी चीजें छूटी हुई हैं, केसेस इसमें छूटे हुए हैं, ठीक है। आपको करना ये है कि आपको एक तो जो मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले एक तो अनसॉल्व ले लो आप, ठीक है, अनसॉल्व पेपर दिल्ली से मंगा लो, ठीक है। अब दिल्ली से आप मंगा लो, और मंगाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो ये कोई इशू नहीं है कि मैटर नहीं मिलता, तो मैटर सॉल्व, हाँ वही सॉल्व मैं कह रहा हूं। सॉल्व में आपको आंसर नहीं देखना है, आपको अपने से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सॉल्व में जो उत्तर लिखा है वो गलत भी है। हर अनसॉल्व में, वो चाहे घटना चक्र का हो, चाहे अरिहंत का, जो भी है, सब में आंसर दिया हुआ है। उन आंसर पे ना जाके सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बस हो गया, ठीक है। क्योंकि उसके आंसर गलत भी हैं मैक्सिमम के। हाँ देखिए, कई है मार्केट में, घटना चक्र का भी है, अरिहंत का भी है, अरिहंत का ले लो, घटना चक्र का ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, घटना चक्र का बेहतर है। टॉपिक वाइज दिया है, जैसे प्रियम्बल का है तो प्रियम्बल के ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज दिया। हाँ, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। मेंस कंसोल लेके कोई भी प्रियम्बल का क्वेश्चन देखना है आपको कि कौन सा आया हुआ है, उसको जितने वर्ड में पूछा है उसको लिखना है आपको, ठीक है। इतना जो भी टॉपिक मेरा चले ये काम आपको करना है, ठीक है। हाँ उसके मैं चेक कर दूंगा उनको, ठीक है, और पूछूंगा भी, ठीक है, जो प्री के क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया इससे जो आए हुए क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। ओके।